नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच की ये 7वीं क्लास है और अब तक जितनी क्लासें आप लोगों ने देखी है वो ऐसे लगता है जैसे कोई पेड कोर्स का डेमो दे रहे हो सर, जबकि अपने हर क्लास के अंदर इतनी ही मेहनत की जाती है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और अपनी लाइव की जो संख्या है वो निरंतर मेंटेन हुई है। उम्मीद करूंगा कि ये बढ़ेगी, ठीक है। और आप अपनी जिम्मेदारी जो बता रखी है मैंने आप लोगों को अच्छे से याद होगी, उसको निभाते चले, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं थार मरुस्थल के अंदर सभी तरह के बालू का स्तूप जो है, जो शब्दावली से प्रश्न आते हैं आप लोगों के, सारी चीजें आज क्लियर करेंगे अपन। यानी आज अपन क्लियर कर देंगे पूरा ही थार, ठीक है। ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अरावली की, नेक्स्ट होगी अरावली की। आज थार पूरा ही अपन पार कर लेंगे, ठीक है। थार पार कर, ये गाय की भी प्रजाति है, थार पार कर लेंगे आज, ठीक है। तो टावरों जुड़ जाओ जल्दी फटाफट। देखो 8 बजे को ध्यान रखा करो, मैं भी 4 मिनट लेट हूं, थे मेरू भी लेट हो तो यूं नहीं चले, ठीक है। फटाफट जो है आप लोग जुड़ जाएं। चल शुरू करें, क्या अभी कोई बाकी है? ठीक है, हाँ चलिए करते हैं शुरू। बढ़िया तरीके से समझना, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा। फिर इसके बाद में आप लोगों के अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, बरखान क्या है, शब्दावली से जो भी प्रश्न बनते हैं वो कहीं भी आप लोगों के चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हाँ अब देखो सवाल पूछने आप लोग बंद कर दीजिए, अब क्लास पे फोकस करना है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए चलो टावरों पढ़ा। देखो सबू पहले चीज अपा जो है एक मैप देख ला कि कई चीज है, ठीक है। ठीक है, ये है अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है। अब देखो इस राजस्थान के अंदर अपन देखें तो ये जो है आपके अरावली पर्वत माला है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है अपने अरावली पर्वत माला है, ये समझ लीजिए यहां तक, ठीक है ना। हाँ तो इसको जो है अपन कलर भर देते हैं ताकि आप लोगों के और आसानी हो, आइडिया ताकि आ जाए आप लोगों को, ठीक है। चलो जितने जुड़ जाओ जल्दी से फटाफट से। ये है अरावली। अब देखो एक यहां से अपन जो है इसका उप विभाजन और करते हैं, ठीक है। उप विभाजन करते हैं इसका और ये होगा आप लोगों के अर्ध शुष्क बालू का स्तूप, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। ये हो जाएगा अर्ध शुष्क और बाकी जो ये बचा आप लोगों के, ये है पूरा का पूरा शुष्क बालू का स्तूप, जिसको अपन अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, 2 भागों में बांटा अपन ने। ये तो आ गया पूरी तरीके से किसके अंदर, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल कल चीजें समझाई थी। ये आ जाएगा आप लोगों के अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और इन दोनों को यहां से ये जो अलग करेगी ये है आप लोगों के 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और यहां से मतलब राजस्थान को 2 भागों में बांटेगी, वो है आप लोगों के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ फिर देखो मैं तरीका बताऊंगा। एक छोरो क्या गुरुजी स्पेस नहीं मिल रहा है हमारे पास, जो बुक है उसके अंदर कैसे लिखें, मैं बताऊंगा। एक वीडियो डालूंगा बहुत जल्दी कि किस तरीके से बुक अपडेट की जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए, बहुत शानदार तरीका है, मैं बताऊंगा। आजकल में समय नहीं मिल रहा है मुझे, ये समय मिलने दो फिर मैं आप लोगों को तरीका बता दूं कि हर चीज के जो है रास्ते निकलते हैं, रास्ता निकालने वाला चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अभी जो है अपने दिमाग में मैप क्लियर रहना चाहिए कि हाँ ये चीज है। आज अपन ये और ये दोनों पढ़ने वाले हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेतीला मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल आज अपन पढ़ रहे हैं। अब इसको जो है थार का जो शुष्क मरुस्थल है, देखो मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। कल बताए थे आप लोगों को 2 भाग, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब उसमें भी अपन सबसे पहले आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, शुष्क रेतीला मरुस्थल पढ़ रहे हैं। अब इसको फिर से 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और नंबर 2 जो है आप लोगों के बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अब बालू का स्तूप क्या होते हैं, ठीक है।
धोरे क्या होते हैं, दरियन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप आज अपने इस क्लास में आएगी। तो आप लोग जो है कोई चिंता नहीं करें। सबसे पहले ध्यान रखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना वह कम है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ज्यादा है। युक्त का मतलब है जिसके अंदर सभी तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सभी तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो है युक्त। और मुक्त है यानी कि ये पथरीला है, थोड़ा थोड़ा चट्टानी है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये मुक्त है। तो इसका जो प्रतिशत है वो आप लोगों के 41.50% है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें क्या आएगा, पथरीला और चट्टानी मरुस्थल आएगा। और इसी को आप लोगों को पता है हम्माद के नाम से भी जानते हैं। रैग भी आ जाएगा इसके अंदर। रैग क्यों आएगा, क्योंकि इस रैग को क्या कहा जाता है, मिश्रित मरुस्थल। ये कैसा होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है, तो इसे रैग भी कहा जाता है। और लाठी सीरीज जो है, भूगर्भी जल पट्टी है, वो लाठी सीरीज भी आप लोगों के इसी के अंदर आती है। किसके अंदर, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब ये मुक्त और युक्त जो है अच्छी तरीके से समझ लो। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर है देखो कितना परसेंट है, 58.50। यहां से 41.50 घटा देना है, इसके परसेंटेज निकल जाएंगे। ये क्या है, इसके अंदर इर्ग है। इर्ग का मतलब होता है शुद्ध रेतीला मरुस्थल। क्या होता है, शुद्ध रेतीला मरुस्थल। ठीक है। इसके अंदर आते हैं आप लोगों के अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान और विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप और प्लाया झीलें आती है, बालसन आता है, मरहो तल्ली सब कुछ आएंगे इसके अंदर। अब ये सारी चीजें जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी इस क्लास को खत्म होते होते आप खुद इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चीजें जानने लग जाओगे, और आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जानकारी जिनके पास भी वन लाइनर है, अपनी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं अपनी, उसके अंदर इस क्लास में जो एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी वो आपको वहां पे नोट साथ साथ में करनी है। ठीक है, दैट्स क्लियर। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार फटाफट। आज बच्चे कहां गायब हो गए, कम कैसे हैं आज, 2000 बच्चे ही कैसे जुड़े हैं। रोज का आंकड़ा ही अपना 3000 का है, और जैसे धीरे धीरे कम होंगे, लाइव की संख्या कम होती जाएगी, यूं समझ लो आप लोगों के कंपटीशन कम होता जा रहा है। इसलिए ये कंपटीशन तो बना के रखना पड़ेगा। जुड़ो जल्दी फटाफट। ठीक है। देखो अब ये चीजें समझ में आ गई, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब आगे बढ़ो। अब आते हैं अपन स्पेशली पढ़ते हैं इस शुष्क रेतीले मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को पढ़ते हैं। अब ये चीजें अपन ने देख ली अभी। अब देखो यहां मैप पे आ जाओ, यहां मैप पे आ जाओ। अब ये क्या है अपने, ये तो है आप लोगों के अरावली, ये तो क्या है, अरावली है। अब यहां पे ये जो आप लोगों को भाग दिख रहा है, कौन सा, ये जो आप लोगों को यहां भाग दिख रहा है, ये है आप लोगों के भाग, बांट लिए इनको। ठीक है। अब क्या है, इसको दो भागों में अपन जो है बांट लेते हैं, तो अर्ध शुष्क अलग हो जाता है, शुष्क अलग हो जाता है। ठीक है, अर्ध शुष्क अलग और शुष्क अलग, यही चीज अभी मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, अभी मैप पे तो ये एक बार समझने के लिए है अपने, ये थार मरुस्थल की बात हो रही है। अब आते हैं अपन मेन चीजों पे। अब देखो चट्टानी मरुस्थल या हम्माद क्या है, चट्टानी मरुस्थल या हम्माद क्या है, इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो अब चट्टानी मरुस्थल, हम्माद का मतलब है चट्टानी मरुस्थल होता है, हम्माद का मतलब ही होता है, लेकिन समझो यहां जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, पोखरण या फिर रामगढ़, रामगढ़ भी पास ही पड़ता है। ये कहां है, जैसलमेर के अंदर है। और फिर ध्यान रखना है फलोदी, क्या ध्यान रखना है, फलोदी। और फिर एक और चीज ध्यान रखनी है अपने को, बालोतरा। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए, कईयों के लिए जो है ये नई चीज होगी। क्या, हाँ गुरुजी क्या बता रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा जो है आप धैर्य बना के रखें, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आएगी। और ये जो चीज है ये बनेगी आप लोगों के, क्या बनेगी पता है, ये बनती है आप लोगों के, इसको जो है थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये देखो, ये यानी कि ये त्रिभुजाकार है। ये हम्माद जो क्षेत्र है ये क्या है, ये त्रिभुजाकार है, मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल त्रिभुजाकार है, जो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य स्थित है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार
पथरीला मरुस्थल। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है और इस तरीके से समझना है कि पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य ये स्थित है। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर है आप लोगों के, इसको जो है आप एक्स्ट्रा नोट कर लेना। ठीक है, अब आओ अपने सेज पे कि सेज क्या है। इसको सीज नहीं पढ़ते, इसको सेज पढ़ते हैं। ये क्या है? सेज है आप लोगों के लिए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। ठीक है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन है। अब ये क्यों अपने को ध्यान रखना है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है अपन पढ़ रहे हैं, शुष्क बालू का स्तूप वाला जो क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं देखी जाती है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं ये देखी जाती है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है कि सेज के अंदर आप लोगों के जिले कौन कौन से आते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है आप लोगों को जैसलमेर, जोधपुर और कौन सा आएगा सेज के अंदर आएगा, और आप लोगों के बाड़मेर। और यहां पे बीकानेर कहां आता है पता है? मरु त्रिकोण के अंदर आता है बीकानेर। ठीक है, मरु त्रिकोण के अंदर आता है बीकानेर और सेज के अंदर आता है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। यानी कि यहां भी याद रख सको JJB। ठीक है, JJB के हिसाब से भी आप लोग याद रख सकते हो। यह आता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन के अंतर्गत। ठीक है, यह चीज यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज यहां पे लिखी हुई है, नखलिस्तान या ओएसिस या मिराज। ये क्या है? अब मिराज वो गुटखा तंबाकू वाले मत समझ जाना। नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज जो है वो है आप लोगों के लाठी सीरीज के पास। लाठी छोटी वनस्पति वाला क्षेत्र है। क्या है? छोटी यानी कि विभिन्न प्रकार की घासें होगी, हरा भरा क्षेत्र होता है। कैसा होता है? हरा भरा क्षेत्र होता है, वो कहलाता है नखलिस्तान, ओएसिस और मिराज। तो ये चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। लाठी सीरीज के पास में छोटी छोटी वनस्पति, छोटी छोटी जो घासें पाई जाती है, स्पेशली सेवण ज्यादा पाई जाती है। यहाँ स्पेशली क्या पाई जाती है? सेवण घास। सेवण घास प्रोटीन युक्त घास होती है ये। ठीक है, लेकिन कभी खाके मत देखना, क्योंकि वो प्रोटीन युक्त घास पशुओं के लिए होती है। जो पशु खाते हैं वो दूध अच्छा देते हैं, फिर प्रोटीन युक्त देते हैं। यूं नहीं कि गुरु जी कहो अरे सेवण घास मिल गई टूट पड़ोगे, आज तो गुरु जी ने कहा प्रोटीन युक्त होती है, अपने जो है आज प्रोटीन पूरा ही ले लेना। ऐसी बात नहीं करनी है। ठीक है, गाया बेला वास्ते है, पशुओं के लिए है। अंजना देवी ने पता नहीं कितने 4-5 कमेंट कर दिए होंगे, सॉरी गुरुजी मैं लेट हो गई। अब के अवार्ड ले रमानी लेट हो गई भी, मैं इतनी मतलब कॉपी पेस्ट हाईलाइट करने की कटेगा में लेट आयो बच्चों चुपचाप बैठ जाया करे क्लास के अंदर। है हाईलाइट थोड़ी करे, जब तक मुर्गो नहीं बना हमारे साहब, जब तक हाईलाइट ही करोगे गुरुजी मैं लेट होगी, मैं लेट होगी। आपको बढ़िया बात थोड़ी है, खराब बात है कि लेट बनो। ये बात चुपचाप लेट आयो टाबर तो चुपचाप सियाना बैठा रहे। है रे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां लाठी सीरीज की बात अपन कर रहे हैं, तो चलिए लाठी सीरीज को जो है पहले अपन देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज भी समझ लो एक बार। देखो एक स्थान तो ध्यान रखना है अपने को, पोखरण, और एक ध्यान रखना है मोहनगढ़। क्या ध्यान रखना है? मोहनगढ़। पोखरण से मोहनगढ़ तक। अच्छा ये सिलेक्ट कौन वे गए? चलो तुम्हारे लिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते थोड़ी कि हाँ गुरु जी अब बात तो आपकी सही है। ठीक है, ये है। अब देखो इसके अंदर अपन जो है और थोड़ा सा आप लोगों के लिए बढ़िया कर लेते हैं। ठीक है क्या टाबरो,
अब देखो ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के दिमाग में मेमोरी, स्थायी मेमोरी के अंदर डाल रहा हूं ये चीजें, कि ये ध्यान रखना कि ये है आप लोगों के पोखरण, कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। और ये भी आप लोगों के जो है मोहनगढ़ है, ये क्या है, ये भी जैसलमेर में मोहनगढ़, ठीक है, ये भी अपने जैसलमेर ही है, ठीक। अब क्या ध्यान रखना है, यहां पे इनके मध्य एक क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है, क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है, जल पट्टी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अपने 60 किलोमीटर लंबी है, अपने वन लाइनर के अंदर किलोमीटर की जगह मीटर आया है, उसको किलोमीटर कर लेना, ठीक है, कि ये जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई तो है अपने 80 मीटर, चौड़ाई तो है इसकी 80 मीटर, ये मीटर में है, ये है 80 मीटर और 60 किलोमीटर चौड़ी है आप लोगों के भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी कि अंदर जल पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, अंदर क्या है, जल पट्टी पाई जाती है अंदर। देखो और तगड़ी तरीके में बता दो था, ये क्या है, इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये पानी है। डिजिटल बोर्ड का सही यूटिलाइज हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। तो देखो ये क्या है, पानी है यहां पे। अब अपने ध्यान रखना कि इसके ऊपर आप लोगों के, ये तो बन गई अपने जल पट्टी भूगर्भिक, इसके ऊपर जो है घास उगी हुई है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर घास है। और ये कौन सी घास है, ये है आप लोगों की सेवण घास, ये कौन सी है, सेवण घास है, इसके ऊपर क्या है, सेवण घास। और इस सेवण घास के अंदर आप लोगों के गोडावन पक्षी अंडे देता है, गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, गोडावन की शरण स्थली कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोडावन की शरण स्थली इसे बोला जाता है, ठीक है, गोडावन यहां अंडे देता है। अब इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, चलो साथ ही साथ जो है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। एक और चीज क्या ध्यान रखोगे, क्या गुरुजी अब क्या बना रहे हैं, कई बच्चों का तो सस्पेंस है कि गुरुजी अब क्या बना रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो अब बताओ, देखें आप में से कितने जने पहचान गए कि ये क्या चीज है, ठीक है, ये मैं तो बताऊंगा ही। हाँ शाबाश, वेरी गुड, जियो जीजीडी के लाला। ये है आप लोगों के यहां पे चांदन नलकूप है, एक क्या है, चांदन नलकूप भी है यहां पे, जिससे 2.30 लाख लीटर पानी, कितना, 2.30 लाख लीटर पानी प्रति घंटा निकलता है, मीठा पानी, ठीक है। चांदन गांव के अंदर ही ये बना हुआ है, चांदन नलकूप है, ये भी ध्यान रखना। चांदन गांव मैं गया हुआ, माइल स्टोन के पास में फोटो खिंचा रखा है, ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। चांदन नलकूप, इसे क्या कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। और ये है भैया आप लोगों के, अब यहां पे नाम लिख लेते हैं अपन, ये है लाठी सीरीज, ठीक है, ये लाठी सीरीज है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर अवसादी चट्टाने हैं, कैसी है, अवसादी चट्टाने हैं। यूं पूछ ले कि कौन से काल की है, तो टर्शियरी काल की है, टर्शियरी काल की चट्टाने हैं, काल की चट्टाने। अब देखो अवसादी जो चट्टाने होती है ना, उनके बीच में जगह होती है, इसलिए उनके अंदर खनिज तेल भी पाया जाता है, पानी भी पाया जाता है, तो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। ये अपने अवसादी चट्टाने हैं और टर्शियरी काल की है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये क्या है, लाठी सीरीज, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखो लाठी सीरीज स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लाठी सीरीज से रिलेटेड एक फैक्ट भी दिया था मैंने, और उसको पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? अवसादी चट्टानों का समूह। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने ये 80 किलोमीटर करना है, ये तो 80 मीटर ही है, इसको 80 किलोमीटर नहीं करना है, ये तो 80 मीटर ही है, इसको 60 किलोमीटर करना है। ठीक है, 80 मीटर लंबी और 60 मीटर जो है, 60 मीटर लंबी है, 60 मीटर लंबी और 80 मीटर जो है चौड़ी क्या पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर बहती हुई जलधारा है, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। तो लकड़ी जैसी, लाठी क्यों कहते हैं? लकड़ी जैसी लंबी है, ठीक है, इसलिए लाठी सीरीज। जैसलमेर में स्थित यह जल पट्टी सरस्वती नदी का ही भूगर्भिक अवशेष माना जाता है, कि यहां पे सरस्वती नदी बहती थी, इसलिए ये उसका अवशेष है। ठीक है, यहाँ सेवन घास, जिसका क्या नाम है वानस्पतिक? लसूरी शिडीकुश पाई जाती है, और जिसके उपनाम क्या है? करडी, तरड़गम, मुराला, ये सब। इस सेवन घास में गोडावन पक्षी अंडे देता है, इसलिए गोडावन पक्षी की ये क्या कहलाती है? प्रजनन स्थली। जो लास्ट स्लाइड पे समझाया है वही आप लोगों को नोट्स में कैसे लिखना है वो चीज है। वन लाइनर वालों को, वन लाइनर जिसके पास है, अपनी पुस्तक जिसके पास है, उसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में ये लिखा हुआ मैटर है, आप अंडरलाइन करके भी चीजें समझ सकते हो। वो ऑलरेडी नोट्स ही है आप लोगों के, जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी सिर्फ वो उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, लाठी सीरीज के नजदीक जैसलमेर जिले की सम तहसील में चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया और उसकी गहराई से 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे पानी निकाला जाता है। इस चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और लाठी सीरीज में मुख्यतः रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसके अलावा देखो, जब थार का गड़ा पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक और चीज आती है कि गुरुजी हमने रेगिस्तान का जल महल भी पढ़ा था कहीं, तो वो है बाटाडू का कुआं। ठीक है, वो क्या है? बाटाडू का कुआं, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। ठीक है, परावल गुलाब सिंह ने करवाया था। केएन कंपनी की तरफ से जो है यहाँ पे वाटर एटीएम जो है वो भी लगाया गया है, प्यूरिफायर एटीएम भी लगाया गया है। तो ये आप लोगों के लाठी सीरीज से रिलेटेड सबसे शानदार फैक्ट आ गए, और लाठी सीरीज आप लोगों ने इस तरीके से समझ भी ली। इससे क्या होता है? दिमाग में स्थायी हो जाती है चीजें। इससे क्या होता है? स्थायी हो जाती है। अब आप नहीं भूलोगे कि पोखरण से मोहनगढ़ तक है, इतनी जमीन के अंदर जो है भूगर्भिक जल पट्टी, ऊपर सेवन घास है, गोडावन की शरण स्थली है, चांदन नलकूप बना हुआ है, यहाँ से अवसादी चट्टान है, टर्शियरी काल की है, 80 मीटर चौड़ी है, 60 किलोमीटर लंबी है। हो गया, दिमाग में छप गया है। ये यहाँ बोर्ड पे छपा है या नहीं? दिमाग में छपा है। ठीक है ना? पीडीएफ बेटा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, और ये लिखा हुआ अपने ऊपर नाम गौरव ज्ञान धारा, स्पेलिंग सही लगाना। 3.25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, उसकी पहचान है, और हर रोज जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब देखो आ गए अपने वही चीज जो कही थी, बालू का स्तूप, धोरे और धरियन, क्या इसके अंदर अंतर है? अब आ गए, मतलब कि अपन किस पे आ गए? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पे आ गए हैं। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वाली चीज पढ़ ली अपन ने पूरी। ठीक है ना? अब आए हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पे। अब क्या है इसके अंदर? 3 चीजें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। बालू का स्तूप ये क्या होते हैं? ये होते हैं भैया रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ, बालू धैर्य भी आएंगे, अनुप्रस्थ भी आएंगे, सभी तरह के आएंगे, वो है। ठीक है, हाँ सर जी, वन लाइनर कहाँ पे अवेलेबल है? राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में सारे बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। ठीक है, आप जाकर ले सकते हैं। तो ये रेत के टीले आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आते हैं अपने बालू का स्तूप। अब यानी कि अब धोरे क्या है और दरियन क्या है? धोरे होते हैं आप लोगों के, ध्यान रखना, लहरदार, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। ये भी बालू का स्तूप ही है और ये भी बालू का स्तूप है, लेकिन इनमें अंतर यह आएगा कि ये जो होते हैं ना, ये धरियन, ये होते हैं मोबाइल, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? मोबाइल बालू का स्तूप। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील। मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील बालू का स्तूप। ये विशेषता है इनकी कि ये लहरदार होते हैं, ये इसके मुकाबले इतने गतिशील नहीं होते। ये मोबाइल यानी कि गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। और जो है स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोग जो है, स्थानीय लोग बालू का स्तूप को दरियन कहते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मोबाइल का मतलब ही ये होता है, पहले देखो लैंडलाइन फोन चलते थे, ठीक है, ऐसे कि घुमा के फोन लगा ट्रिंग ट्रिंग, हाँ भैया आ जाओ काली पहाड़ी के पीछे, ऐसे बॉलीवुड की पिक्चरों में अपन देखते थे, है ना, हाँ ले आओ इसे काली पहाड़ी के पीछे, वो वाले फोन होते थे लैंडलाइन। फिर आए मोबाइल, मोबाइल का मतलब ही ये होता है गतिशील है, फिर वो लेकर जो है कहीं भी जा सकते हैं इधर उधर, तो ये भी कैसे है, ये भी मोबाइल होते हैं। दरियन बालू का स्तूप कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये ध्यान रखना है। अब यहां से ये चीजें क्लियर हो गई तो फिर बढ़े आगे, ठीक है। हाँ चलिए, गुरु जी चतुर्थ श्रेणी की क्लास ले रखी है, ये भी लूं क्या? क्लास देख के क्या लगता है, लेनी चाहिए तो ले लो, नहीं लेनी चाहिए मत ले, और खुदरा डिसीजन है रे। कल उठन थे मैंने वही पूछ लो, गुरुजी घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, उम्र हो गई, कर लूं क्या? तो वो ये चीजें खुद के डिसीजन है, इसमें गुरुजी थोड़ी आएंगे। मान ले मैंने देखा ही नहीं कमेंट, या भाई तुम ऐसी चीज कोई दिमाग में आ रही है, देखा ही नहीं, और उसके बाद आज अमन देख कि गुरुजी 40-40 रुपया हम नहीं देखा, सीधा 100 रुपये को सुपर थैंक्स कर दा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे निर्णय बेटा खुद लेना सीखो, तभी सिलेक्शन के लायक होंगे। ऐसे हलवा नहीं है सिलेक्शन लेना कि हाँ हर चीज अभी तो गुरुजी को पूछनी पड़ रही है, स्वावलंबी नहीं बने इतने तो हम कि क्लास लेनी या नहीं लेनी वही डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो फिर अपने लीला लहर कैसे होगी बेटा? फॉर्म बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ी है, ठीक है। चलिए देखो अब आते हैं अपन, अब देखो हो जाओ सीरियस, बहुत बढ़िया चीजें समझने के लायक है। अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप किसे कहते हैं? रेखीय का मतलब ही क्या होता है, ये होते हैं बिल्कुल सीधे सट, सीधे सीधे, यानी कि पवन के दिशा के समान जो है ये चलते हैं, पवन की दिशा के समानांतर चलते हैं। तो सीधी बात तो यही है कि हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, पहली विशेषता। यानी कि जिस दिशा में हवा चल रही है, हवा की दिशा क्या है ये, उसी दिशा में ये बालू का स्तूप बनेंगे, ठीक है। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में बालू का स्तूप बनते जा रहे हैं, यहाँ की मिट्टी उड़ के आगे जा रही है, यहाँ की ऐसे जा रही है, तो इसी कारण इसे कहा जाता है रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ठीक है। ये तो समझने वाली चीज है। ऊंचाई इनकी 10 से 60 मीटर तक होती है, ये है रटने वाली चीज। समझने वाली ये है कि हवा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में अपने बालू का स्तूप बनते जाएंगे। रटने वाली चीज ये है कि इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर तक होती है। अब ये चीज क्या समझोगे, इसमें रटनी पड़ेगी। फिर ध्यान रखना कि सर्वाधिक विस्तार इसका, ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये पूछे जाएंगे आपको कि ये वाले कहां पाए जाते हैं बालू का स्तूप, तो ये सर्वाधिक जो है ये पाए जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ का मतलब क्या है, श्री गंगानगर, इसका मतलब क्या है, श्री गंगानगर के अंदर ये पाए जाते हैं, श्री गंगानगर के अंदर ये पाए जाते हैं। ये तो ध्यान रखना। अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप ये जो है बिल्कुल जैसे हवा चलेगी उसके समानांतर जो है ये बढ़ते चलेंगे, तो ये ध्यान रखना। यानी कि इसमें एक और शब्द अपन काम में ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान बनते हैं। ये क्या कह सकते हैं, लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर नई नई भाषा बनाता है, प्रश्न तो आखिर में बनाएगा, कितने बनाएगा, जो सिलेबस है उससे जो बनते हैं वो सारे पढ़ लेते हैं अपन। तो क्या करता है, नई भाषा ढूंढता है, तो नई भाषा में फिर वो यही पूछेगा कि लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान बनने वाले बालू का स्तूप कौन से है, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये है, ठीक है। या फिर देखो एक और चीज बताऊं कि इसमें आप लोगों को पूछ सकते हैं इसमें पवनों की दिशा कौन सी होती है, ठीक है। इसमें इसके अंदर जो है पवनों की दिशा अधिकांश कौन सी होती है, तो ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और यही कारण है कि रेगिस्तान का रेगिस्तान का मार्च है, रेगिस्तान का जो प्रचार हो रहा है वो भी इसी दिशा में होता है, वो भी इसी दिशा में होता है, यही कारण है, ठीक है। क्योंकि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप इस दिशा में हवा चलती है ऐसे बनते हैं। तो यहां से ये चीज आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, इससे ज्यादा क्लियर नहीं करनी है, इससे ज्यादा क्लियर होगी भी नहीं। फिर आओ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सबसे पहले तो इसे याद करने का तरीका बताऊं, इसके अंदर क्या आता है, प्र, और प्र जब लिखते हैं तो देखो ये समकोण बनता है। ये क्या बन रहा है, समकोण। अब कई जने कहे गुरुजी हम तो ऐसे लिखते हैं, समकोण बन ही नहीं रहा,
हमारा तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो भाई अपने जो है ऐसे लिखते होंगे आप, लेकिन इसको याद करने के लिए ऐसे लिखे तो समकोण ऑलरेडी बन रहा है। इसके अंदर मेन शब्द ही ये रहेगा कि वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, यानी कि हवा की दिशा क्या है, देखो हवा ऐसे चल रही है, इसमें अवरोध भी आएगा, इसमें अवरोध आएगा तभी ये बालू का स्तूप बनते हैं। इसमें अवरोध आया तब क्या हुआ कि बालू का स्तूप, जो हवा देखो ऐसे चल रही है, अब देखो बालू का स्तूप यहाँ पे ये अवरोध आया, ये खींच लो, ये देखो ये इस तरीके से समकोण बन जाता है। कहने का मतलब ये समकोण बन जाता है। पवन की दिशा ये है, चल रही है जैसे, और इसके बाद में अवरोध आ गया तो इस समकोण पर जो है बालू का स्तूप बन जाते हैं। ये अपने होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, ऊंचाई इनकी होती है 10 से 40 मीटर तक। अब देखो ये 60 मीटर तक हो जाते हैं, लेकिन ये 10 से 40 मीटर तक होते हैं। और सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, ग्रामीण तो हटा देना, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं, बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं, बालोतरा के अंदर पाए जाते हैं और बीकानेर के अंदर भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के याद करें। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा और पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि इन दो स्तूपों के मध्य, दो के मध्य 500 से 1000 मीटर की दूरी हो सकती है। ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोगों के अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप दोनों ही चीजें अपने क्लियर हो गई पूरी तरीके से। इसमें अब पीछे कुछ भी नहीं बचा है, ये हो गया आप लोगों के क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो बालू का स्तूपों में सिरमौर है ये एक तरीके से, बरखान या बरछान, बरखान या इसे क्या कहते हैं, बरछान। कई जगह बरछान ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो बढ़िया है, ऐसे लिखा मिले तो इस च से जो है चंद्राकार निकाल देना, इस च से चंद्राकार शब्द निकाल देना, यानी कि ये जो है चंद्राकार होगा, यानी इसको कह सकते हैं कटोरे नुमा। इसको क्या कह सकते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, कटोरे नुमा इसकी आकृति होती है। चंद्राकार यानी कि अर्ध चंद्राकार होती है, चंद्राकार पूरा हो जाएगा, अर्ध चंद्राकार जो है इसकी आकृति होती है, कटोरे के समान इसकी आकृति होती है। सबसे घातक, सबसे विनाशी, सबसे तेज चलने वाले, सबसे अधिक मोबिलिटी कह सकते हैं अपन, ये बरखान वाले बालू का स्तूप है। ठीक है, देखो सर्वाधिक गतिशील है, नवीन बालू का युक्त, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। नवीन बालू का युक्त क्या होता है, गति ज्यादा होती है ना, तेज, तो जल्दी जल्दी स्थान बदलते हैं ये, जल्दी जल्दी स्थान बदलने से नई नई बालू जो है वो जुड़ती चली जाती है, तो इसलिए ये सबसे नवीन बालू का युक्त और सर्वाधिक नुकसानदेह है, क्योंकि गतिशील ज्यादा है। ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, सर्वाधिक, देखो शब्दों का ही खेल रहेगा आप, सर्वाधिक मोबिलिटी वाला, ये भी लिखा मिल सकता है। सब मोबिलिटी का मतलब ही गतिशीलता है, तो सर्वाधिक गतिशीलता वाला, सर्वाधिक मोबिलिटी वाला, या सर्वाधिक जो है नुकसानदेह भी आप लोगों के कौन से है, बरखान या बरछान नाम के वह अपने बालू का स्तूप है। ठीक है, फिर एक चीज और ध्यान रखना कि इनका निर्माण जो है, ये पूछ सकते हैं, तो इनका निर्माण जो है वो वायु भंवर द्वारा होता है, वायु भंवर द्वारा निर्माण, वायु भंवर द्वारा, वायु भंवर गोल गोल घूमती है ना, उसे कहते हैं भंवर। कई जना क्या मन भमर आवे, मारवाड़ी में कह दिया करे भमर आवे, वो भमर नहीं होता, वो भंवर होता है। ठीक है, वायु भंवर द्वारा निर्माण जो है वो इस बालू का स्तूप का होता है। पूछ सकते हैं कौन से बालू का स्तूप का निर्माण वायु भंवर द्वारा होता है, तो अपने जो है यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर देखो क्या है, ऊंचाई इसकी 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। और ये जो है सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक शेखावाटी में पाए जाते हैं। और यदि पश्चिमी राजस्थान में पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, तो फिर ध्यान रखना ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक है। कहां पे, जैसलमेर में सर्वाधिक है पश्चिमी राजस्थान। ये जो है एक तरीके से इसको ध्यान रखना, सींग नुमा भी बोलते हैं इसको, इसको कैसे बोलते हैं, सींग नुमा भी इसे कहा जाता है। ये देखो ये अर्ध चंद्राकार बने हुए हैं ना, ये इस तरीके से अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। बरछान ड्यून्स भी बोला जाता है, बरछान ड्यून्स भी इसको बोला जाता है। चलिए
आगे बढ़े। देखो एक चीज और ध्यान रखना, सीकर का अपने मंथा नदी क्षेत्र, मंथा नदी और चूरू का भालेरी क्षेत्र, चूरू का भालेरी क्षेत्र इनके प्रचार प्रसार के लिए बहुत जाना जाता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चूरू का भालेरी और सीकर का मंथा नदी क्षेत्र जो है वहां पे बरखान बरछान ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आ जाओ अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप पे। पैराबोलिक पा आया है, पा से ध्यान रखना पिन, पा से क्या ध्यान रखना पिन। महिलाओं के बालों में जो पिन लगाई जाती है ये उसकी भांति बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये ऐसे बनते हैं, देखो ये जो है ये इस तरीके से बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ये इस तरीके से बनते हैं। अब ये देखो ऐसी जो है पिन आती है बालों में लगाने की, महिलाओं को ज्यादा पता होगा, बहनों को ज्यादा पता होगा। तो ये जो है ये कैसे होते हैं? महिलाओं के बालों में पिन के आकार के बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, और मरुस्थली वनस्पति के सहयोग से निर्मित होते हैं। सर्वाधिक ये बीकानेर के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक कहां है? बीकानेर के अंदर है ये सबसे ज्यादा। और ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखोगे? बालू का स्तूप के अंदर ये बहुमुखी होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुमुखी बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? बहुमुखी बालू का स्तूप ये होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तरीके से कहते हैं इसके बारे में कि ये बरखान का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन इसमें पवन की दिशा बरखान के विपरीत होती है। पवन की दिशा बरखान के विपरीत होती है। इतना नहीं पूछेंगे इसलिए क्या याद नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखो। अभी ये आप लोगों के लिए बेस्ट चीज आ गई है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट चीज आ गई है। ले स्क्रीनशॉट। आपने वो मुस्कान नाम से आईडी बताई थी, उसमें लड़की की डीपी लगी हुई थी, क्या बताना? अरे यहाँ तो क्या चैटिंग चल रही है। अरे पढ़ लो रे, सहेलियां भी बन रही हो तो क्यों बन रही हो? यहाँ तो पढ़ने से मतलब रखो ना, चाहे मुस्कान हो चाहे उदासी हो, क्या मतलब? अपने तो आएंगे तो वहां सवाल, और जब सवाल नहीं आए तो अपने चेहरे की मुस्कान भी गायब हो जाएगी। ठीक है, पढ़ो टावरों पढ़ो, ये डेटिंग ऐप नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुमूल्य अमूल्य क्लास है। बहुमूल्य भी कौन कह सकता? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, फिर आप लोगों को ध्यान रखना है सीफ। ये सीफ क्या है? ये है विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला जब बीच से कट जाती है। क्या होता है? बीच बीच में से देखो कट जाती है ये इस तरीके से। क्या होता है? विपरीत पवन भी चलती है, जब ऐसे चल रही है फिर रिवर्स हवा जब आती है तो क्या होता है कि विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की जो श्रृंखला है वो बीच से कट जाती है। उस तरीके से चित्र के अंदर देखो, तब इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है सीफ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये सीफ भी एक तरीके से यूं कहा जाता है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के अंदर ही आते हैं। अनुदैर्घ्य का ही ये रूप बताए जाते हैं। इसे क्या बताया जाता है? अनुदैर्घ्य का ही रूप है। अनुदैर्घ्य का ही भाग बताया जाता है इस सीफ नाम के मरुस्थल वाले इनको बालू का स्तूप को। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आओ सब्र कापिश स्तूप। सब्र कापिश छोटी झाड़ियों और मंद पवन की गति से निर्मित बालू का स्तूप जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके सब्र काबिश। सब्र काबिश कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा सब्र, कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा सब्र, कई जगह जो है सीधा मैंने लिखा है वैसे भी लिखा मिलेगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के अंदर आप लोगों के जो है नेवखा, इसे जो है इसके अन्य नाम के अंदर ध्यान रखो तो अन्य नाम में नेवखा इसके भाग में आते हैं। अब नेवखा क्या होते हैं? वैसे झाड़ियों से छनकर बनी हुई आकृति होती है। नेवखा क्या होती है? झाड़ियों से छनकर। तो झाड़ देखो, छोटी झाड़ियां आया, छोटी झाड़ियां और मंद पवन की गति से निर्मित, तो इसे नेवखा या लूनेट के नाम से भी जानते हैं। उपनाम इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम में ध्यान रखना है, इसे नेवखा या लूनेट के नाम से भी जाना जाता है। सब्र कापिश बालू का स्तूप। इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, इनकी ऊंचाई जो है वो 5 मीटर तक ही होती है। 5 मीटर तक
ऊंचाई होती है, क्योंकि झाड़ियों से छनकर कितने एक बढ़ेंगे, तो इसलिए इनकी ऊंचाई जो है वो 5 मीटर तक ही होती है। ये भी चीज अपने को ध्यान में साथ साथ रख लेनी है, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, ये जो है सब्र काफिज जो है, सब्र काफिज के अंदर से देखो बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूं नहीं, तो सब्र काफिज के अंदर ये कैसे होते हैं, ये असंगठित होते हैं, असंगठित कह सकते हैं इनको, असंगठित, या इसको और क्या कह सकते हैं, अस्थिर, यानी कि ये जल्दी बिखर जाते हैं। असंगठित या अस्थिर क्यों है, देखो झाड़ियों से छनकर बनेंगे तो कितनी आकृति बनेगी, तो ये जो है अस्थिर होते हैं या असंगठित होते हैं, यानी कि जल्दी कौन से बिखर जाते हैं। बालू का स्तूप पूछे तो सब्र काफी, ध्यान रखना कि इनके अंदर सब्र इतना नहीं है, नाम में सब्र है लेकिन इनके अंदर सब्र इतना नहीं है, ये जल्दी बिखर जाते हैं, ये जल्दी बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। सब्र काफिज बालू का स्तूप। यदि पूछे कि सर्वाधिक कहां है तो भी चलो लिख लो, सर्वाधिक बीकानेर में। सर्वाधिक कहां है, बीकानेर। फिर आओ अपने तारा बालू का स्तूप। अब तारे से ही ध्यान आता है स्टार, तारा यानी स्टार, यानी कि इसकी लगभग लगभग 4 या 5 शाखाएं होती है। ये देखो इस तरीके से जो है शाखाएं बन जाती है, स्टार आकृति बनती है, सीधी सट बात है, ठीक है, सीधी सट बात है कि स्टार आकृति बन जाती है, तारा नुमा आकृति होती है। तो तारे यानी स्टार के आकार के बालू का स्तूप होते हैं, और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर, या फिर गंगानगर भी आ सकता है, ध्यान रखना, या जैसलमेर और श्री गंगानगर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये अपने ध्यान रखना है। कौन आया हो कॉपी पेस्ट वालों, आपकी क्लास की पीडीएफ क्लास खत्म होते ही दे दिया करो। हाँ नहीं दो, क्लास की पीडीएफ आपको 24 घंटे बाद दी जाती है। हमारी भी कुछ शर्तें हैं, हमारे भी कुछ नियम है, तो उसके लिए चाहे कॉपी पेस्ट करो चाहे ऊपर नीचे पढ़ो, क्लास की पीडीएफ 24 घंटे बाद दी जाती है। तो ज्यादा हांग करो तो देनी बंद कर दो। बताओ क्या करना है, देनी है कि नहीं देनी। वैसे तो यहाँ पे देखकर आप बना सकते हो नोट्स। तो भैया बताइए जितने विद्यार्थी मौजूद हैं, क्या इनकी डिमांड पर क्लास की पीडीएफ देनी बंद कर दें। बताओ, या तो मिलेगी 24 घंटे बाद या फिर होगी सीधी बंद। दो ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, बताइए क्या किया जाए। और करो कॉपी पेस्ट, मैं बंद कर दूं, हकीकत देनी, वैसे भी याद नहीं आता मुझे सेव करनी क्लास की पीडीएफ। मतलब यूं है, आजकल के बच्चे हैं ना, जितनी फरमाइशें पूरी करें उन फरमाइशें मतलब पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी की दूसरी जागृत, दूसरी पूरी की तीसरी जागृत। अरे कभी तो सब्र कर लिया करो। ये सब्र काफी जैसे क्या हो रहे हो कि तुम्हारे अंदर सब्र ही नहीं है, असंगठित स्थिर होकर बिखर जा रहे हो। थोड़ा तो सब्र करो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है, एक एक अंडा रोज मिलता है, धनवान रहते हैं, बस चल रही है गाड़ी। नहीं, अपार तो क्या मुर्गी काटो, इन्हें जितना अंडा है सारा निकालो एक सागे। और लालच का आप लोगों को पता है, अपने बचपन में पढ़ी हुई कहानियां जो है वो ऐसे नहीं होती, ठीक है। चलो ले आगे बढ़ो। अब देखो, अब आप लोगों के आ गई है शब्दावलियां। अब आप लोगों के शब्दावलियां जिसमें बालसन, सेलिनास, तल्ली, मरहू, नाड़ी, नाड़ी का टोबा, ये सब क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ लेनी है, क्योंकि अब यहीं से जो है चीजें आप लोगों के अब आगे बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज है बालसन। बालसन यानी बाल यानी बच्चा, सन यानी बेटा, ठीक है। क्या हुआ, तो बालसन। अब देखो, अब अपन इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। देखो बालसन क्या है, बालसन होता है यानी मरुस्थल का, पहाड़ी पथरीला क्षेत्र होता है मरुस्थल का, पहाड़ी क्षेत्र जिसकी निम्न भूमि। अब निम्न क्या है ये मत पूछना, निम्न यानी नीचे की भूमि, पहाड़ का मतलब तल जो है, निम्न भूमि पर एकत्रित जल होता है, एकत्रित जल, और इससे बनी जो झील होती है वो कहलाती है जल से बनी झील। झील ये कहलाती है आप लोगों के बालसन। मरुस्थल का पहाड़ी क्षेत्र जिसकी निम्न भूमि पर एकत्रित झील, एकत्रित जल होता है, जिससे बड़ी झील होती है, यानी एकत्रित जल जो इकट्ठा हो गया उससे बड़ी झील होती है, उसको कहा जाता है बालसन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखो सेलिनास क्या होती है, सेलिनास होती है मुलायम लवण की परत युक्त झील होती है, मुलायम लवण
की परत युक्त झील, इसको कहा जाता है सैलिनास। इसको क्या कहा जाता है? सैलिनास कहा जाता है। एक एक चीज जो है अच्छी तरीके से समझते जाना कि क्या चीज कैसे है। अब मुलायम लवण की परत युक्त यानी कि क्या होगा? नमक की परत जमी हुई ऊपर, यानी इसको क्या कह सकते हैं? ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये हो जाएगी अत्यधिक खारी। ये कैसी हो जाएगी? अत्यधिक खारी हो जाएगी। मुलायम लवण की परत युक्त है यानी कि ये अत्यधिक खारी हो गई। आप लोगों के सैलिनास कैसी हो गई? अत्यधिक खारी हो गई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। अब अपने क्या है? तल्ली। अब तल्ली क्या होता है? तल्ली वैसे देखो है ना, तल्ली होती है मीठे पानी के छोटे छोटे खड्डे होते हैं। मीठे पानी के छोटे छोटे खड्डे इनको कह सकते हैं, यानी मीठे पानी की क्या है? छोटी छोटी झीलें हैं एक तरीके से। तल्ली क्या है? मीठे पानी की छोटी छोटी एक तरीके से झीलें हैं। आप लोगों के ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो अपने मरहो। अब मरहो क्या है? तल्ली यानी कि छोटे जो पोखर होते हैं, तल्ली को सूखने के बाद, तल्ली सूखने के बाद क्या ध्यान रखोगे? के बाद बची मिट्टी होती है, वो होती है आप लोगों के मरहो। इसके अंदर खेती भी की जाती है। नाड़ी क्या है? नाड़ी होती है आप लोगों के दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। क्या लिखोगे? दैनिक गांव से बाहर बनाया जाता है, एक छोटा सा तालाब होता है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। गांव से बाहर बना छोटा तालाब। जो गांवों में रहते हैं उनके तो वहां पर नाड़ियां बनी हुई है, उनको पता है कि नाड़ी क्या होती है। ठीक है, तो ये उनको पता होता है। ठीक है ना, तो यहां पे आप देखो नाड़ी का टोबा, ये क्या है? अब ये नाड़ी का सबसे गहरा भाग होता है। नाड़ी का सबसे गहरा भाग होता है नाड़ी का टोबा। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी पेस्ट मत करिए बेटा। वन लाइनर पढ़े क्या बहुत जरूरी है, 100% पढ़नी है, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है और उसकी कोई किसी से होड़ भी नहीं हो सकती। वो अपने आप में यूनिक है। ये क्लासेस देख रहे हो तो आपके पास में वो पुस्तक होनी जरूरी है। अब भले 17 बार पूछो तो भी वही बात है, क्योंकि उसके अंदर जो मेहनत की है वो मैं जानता हूं कि उसके अंदर मैंने कितना एफर्ट डाला है और कितना उसके अंदर जो है मेहनत करके कई किताबों से कंटेंट की, हाँ एग्जाम के अनुसार क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, वह चीज है। तब मैं चाहूंगा कि आप सभी के पास में वो पुस्तक होनी चाहिए जिसने लगातार जितने पिछले एग्जाम हुए हैं सबके अंदर धुआंधार प्रदर्शन किया है। 80 से 90% तक सवाल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मेकिंग पैटर्न पर लिखी हुई पुस्तक से आ रहा है। तो आप लोगों को पूछने तक की जरूरत नहीं है, भ्रमित होना ही नहीं है बिल्कुल ही किसी कंडीशन में। ये सारे बच्चे जो यहां से जुड़े हुए हैं इनके सबके पास में है। तो आप लोग जो पूछ रहे हो वो तो इनसे तो ऑलरेडी पिछड़ रहे हो आप। ठीक है ना, तो जैसे आप कोचिंग में जाते हो वहां से नोट्स दिए जाते हैं आप लोगों को, ये इसी के अंदर नोट्स है, इसी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है। ये डायग्राम वाइग्राम जितने आप लोगों ने देखे ना ये यहाँ पे, ये सब उसके अंदर शामिल है सारे। अब इनके अलावा बताओ और के मतलब कोई ढोल बजान बताओ आगे, हाँ भाई ये है वो है। अब देखो आगे, अब आप लोगों के प्लाया, बजादा, रन या टाट, खड़ीन, पीवड़ा और आगोर, ये बिल्कुल नया शब्द है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इनके बारे में अब अपन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ये क्या होते हैं। प्लाया क्या है? देखो प्लाया जो है दो बालू का स्तूपों के बीच जल जमा हो जाता है, और चूंकि रेगिस्तान के अंदर नमक ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे इनकी जो प्रकृति होती है ये होती है एक तो अस्थाई, क्या ध्यान रखोगे? अस्थाई खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलें। प्लाया नाम जो है यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पड़ा। ब्राह्मणों के कारण नाम
प्लाया पड़ा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो ये बजादा ये क्या है, ये प्लाया समझ ली। प्लाया जो है आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बना के भी मैं बता देता हूं कि प्लाया क्या होती है। ठीक है, देखो जैसे कि अपने यहां ध्यान रखना कि दो क्या है, बालू का स्तूप है और इसके बीच में क्या जमा हो जाएगा, अपने जल जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या जमा हो जाएगा, जल। तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों के, प्लाया झीलें हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लाया झीलें हो जाएगी। ये क्या है, बालू का स्तूप। क्या है, बालू का स्तूप। दो बालू का स्तूपों के मध्य, ये भी क्या है, बालू का स्तूप। और इनके मध्य जो है जल जमा होने से खारे पानी की झीलें होती है, ये बनती है आप लोगों के प्लाया बनती है। ये क्या होती है, प्लाया। ठीक है ना। हाँ, अरे पढ़नी है बेटा, कितनी बार कॉपी पेस्ट कर रही है इन इलाज बोला, बस बहुत हुआ सम्मान। बताओ टाबरो कर दोगे। ऐसा है बेटा, मैं बहुत निष्ठुर व्यक्ति हूं, मेरा दिल पसीजता नहीं है बच्चों को ब्लॉक करते समय। कट गयो रहो गजेंद्र जैतावत। चलिए ब्लॉक नहीं करते। 24 घंटे के लिए आपको जो है क्लास से बाहर किया जा रहा है, यानी कि आप चैट करने से वंचित है। क्लास फिर भी देख पाओगे, कमेंट का अधिकार आपका छीन लिया गया है, क्योंकि मैं बहुत निष्ठुर हूं, मैं रहम दिल नहीं हूं, मेरा दिल नहीं पसीजता है इन चीजों के लिए, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करने, लगातार कॉपी पेस्ट करने मना कर रखा है। ठीक है, इसलिए सजा दी है, यानी कि अगली बार सीधो ब्लॉक है। बिंगे बाद में थे पूछो ना कि गुरुजी नोट्स बनाओ कि नहीं बनाओ, देख ही नहीं पाओला क्लास ही। ठीक है, गायब, कैंसर की क्लास क्यों नहीं दिख रही। तो वो वाला सीन नहीं हो, इसके लिए आप लोग अनुशासित होकर पढ़े। नहीं बिंगे बाद में क्या गुरुजी मेरे को टेलीग्राम नहीं दिख रहा आपका, मैं ऐप आपका एक्सेस नहीं कर पा रहा, मैं आपकी क्लास नहीं देख पा रहा, मेरे साथ क्या हुआ है, ईश्वर जगन्नाथ भोलेनाथ ये क्या हुआ। वो वाली सिचुएशन लानी नहीं अपने। पहली वार्निंग टाइम आउट, दूसरी वार्निंग पूरा ही इलाज। ठीक है, पढ़ो ना बढ़िया तरीके हो, तो बढ़िया क्लास पढ़ा रही हूं और क्या थाने से चेहरे है। देखो अब ये बजादा क्या है, ये प्लाया के निकट, प्लाया के निकट पर्वतीय क्षेत्र की निम्न भूमि, फिर वापस निम्न भूमि होती है। और यहां पे क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर। और यहां पे इनके बीच में एकत्रित जल, एकत्रित जल। अब क्या ध्यान में आएगा अपने, कहां गया रिमोट। अब ये ध्यान में आएगा कि गुरुजी बालसन में भी अपने पढ़ी कि पर्वतीय क्षेत्र की निम्न भूमि है और एकत्रित जल है, और यहां पे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या अंतर है, अंतर है ये प्लाया के निकट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने सीधा सट है बिल्कुल परिभाषा, लेकिन यहाँ पे कंकड़ पत्थर की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे आया है आप लोगों के रन या टाट। क्या है, क्या आया है, रन या टाट, या इसका और नाम मिलेगा आप लोगों को ढांड। क्या मिलेगा, ढांड। तो ये क्या होते हैं, तो ये जो प्लाया झीलें होती है ना, ये प्लाया झील जो है जब दलदल में बदल जाती है, यानी कि ये दलदली क्षेत्र है, रन या टाट स्थानीय नाम है इसके, ये दलदलीय क्षेत्र है और ये भी खारे पानी की होती है। प्रकृति कैसे है, खारे पानी की। ठीक है, खारे पानी की होती है, और इनको कहा जाता है स्थानीय भाषा में रन, टाट या डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रन, टाट या डांड कहा जाता है। अब ये रन और टाट भी बहुत सारे अलग अलग जो है वो अपने ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि पोखरन, देखना पीछे नाम में क्या लगा हुआ, पोखरन। ठीक है, परमसर, लवा, कनोड़, ये सारे जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, बाप फलोदी के अंदर है, थोब बालोतरा के अंदर है, ये सारे आप लोगों को, पड़ियारा चूरू के अंदर है, ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लिख सकते हो इसको, लिखकर भी आप लोग, मैंने बताया ना वो आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हो। वैसे आप लोगों को वैसे पुस्तक में लिखे हुए मिल ही जाएंगे, मेरी नहीं छोड़ो कोई भी पुस्तक होगी उसके अंदर मिल ही जाएंगे ये।
अपनी पुस्तक में तो ऑलरेडी दे रखे हैं। फिर देखो अपने पढ़ते हैं कि खड़ीन क्या है। फिर क्या पढ़ते हैं, खड़ीन क्या है। अब ये तो पढ़ लिया अपन ने कि ये जो है प्लाया किसे कहते हैं, बजादा किसे कहते हैं, रण या टाट किसे कहते हैं, यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब कहते हैं कि भैया खड़ीन क्या है। तो खड़ीन यूं है कि ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या है कि तल्ली या पोखर के सूखने के बाद, तल्ली या पोखर के सूखने के बाद की स्थिति, एक तो ये ध्यान में रखना है। यहां पे फिर कृषि भी की जाती है क्योंकि उपजाऊ हो जाता है ये, ठीक है। ये एक तो ये ध्यान में रखना, ये मीठी भी होती है, ये मीठी भी होती है, मीठे पानी की भी होती है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो प्लाया से जल एक्स्ट्रा निकल जाता था, पानी निकल जाता था, उसको रोक कर जो है एनीकट बनाए जाते थे। उसको रोक कर क्या किया जाता था, खड़ीन के लिए क्या किया जाता था, उसको रोक कर परंपरागत एनीकट बनाए जाते थे। परंपरागत एनीकट बनाए जाते थे, उनको भी इसकी श्रेणी में रखा जाता था खड़ीन के अंदर, ठीक है। वो भी क्या कहलाते थे, जल संरक्षण की ही एक पद्धति है, वो भी आप लोगों के खड़ीन कहलाते थे। और इसमें एक और चीज ध्यान में रखो, ये सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में, सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर के अंदर, उत्तरी जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना है। फिर आता है अपने पीवड़ा। पीवड़ा क्या है, रेगिस्तान में पाए जाने वाली सांप की एक प्रजाति है। रेगिस्तान में अत्यधिक विषैला सांप होता है और जब डंक मार देता पता तक नहीं चलता, सुई से भी पतले इसके विष दंत होते हैं, तो ऐसा लगता है मच्छर काट के गया और जहर बहुत जल्दी असर करता है। इसका काटा कहते हैं कि भैया वापस बचता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखियो कभी जाओ अगर अपने कटे रेगिस्तान में। अब देखो आगोर क्या है। आगोर शब्द बना है आंगन से, समझो इसको, आगोर शब्द बना है आंगन से। अब पहले जो है, पहले के जमाने में रेगिस्तान में जो घर पाए जाते थे, वहां पे क्या होता, देखो बारिश होती नहीं थी, तो रेगिस्तान में जो घर थे उनमें क्या किया जाता था, उसमें एक ऐसा ढलान बनाया जाता था कि वर्षा का जो जल है सारा का सारा वो बहकर जो है एक जगह एकत्रित हो जाए, यानी वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति है और वो आंगन में, हर घर के आंगन में बनाई जाती थी। इसको बोला जाता था आगोर। समझाया पूरा है, लिख लेना आपके हिसाब से। मैं यहां पे क्या कहूंगा, आंगन में ढाल देकर या ढलान देकर वर्षा जल संग्रहण करने की पद्धति थी। ये क्या है, आंगन में ढलान देकर वर्षा जल संग्रहण करने की पद्धति थी। मरुस्थल रेगिस्तान की बात हो रही है, इसको बोला जाता था आगोर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखो अपने आया है मरुस्थल का मार्च। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये है रेगिस्तान का तेजी से फैलना, तेजी से फैलना, ठीक है, तेजी से फैलना। इसे कहा जाता है रेंगती मृत्यु। क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु के नाम से इसे जाना जाता है। किसको, रेगिस्तान के मार्च को। इसकी यदि दिशा पूछे कि इसकी दिशा कौन सी है बेटा, तो दिशा है इसकी ये, ठीक है, दिशा कौन सी है, ये है। अब ये कौन सी दिशा है, ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लास में मैंने यही चीज बताई थी, तो कई जनों के बच्चों के हजम नहीं हुई, गुरुजी ये कैसे होगा। यही है, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार यदि पूछे कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पे हो रहा है, तो वो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक विस्तार पूरे मरुस्थल को ध्यान में रखते हुए पूछे तो हरियाणा में। कहां पे, सर्वाधिक विस्तार हरियाणा के अंदर है, ध्यान में रखना। डायरेक्ट पूछ ले यदि पूरे मरुस्थल को ध्यान में रखते हुए तो। और अपने यहां राजस्थान में जो है इसके विस्तार के लिए एक गांव जाना जाता है,
इसके विस्तार के लिए नाचना गांव, जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। ठीक है डाबरो, ध्यान रखियो। सर्वाधिक विस्तार हरियाणा में, और यहां पे जो है इसके विस्तार के लिए नाचना गांव जाना जाता है। यदि पूछ ले कि किस तरह के धोरे इसके विस्तार में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं, तो बरखान, बरखान इसके विस्तार में सर्वाधिक सहयोगी है। सहयोगी है। और अजमेर अरावली के अंदर जो अजमेर वाला गैप है, अंतराल बोला जाता है, उसमें से जो है ये बहुत तेजी से जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और मरुस्थल के अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि ये बहुत तेज गति से प्रचार इसका बढ़ रहा है। अब देखो एक चीज और पूछ सकते हैं आप लोगों को, क्या पूछ सकते हैं? यदि रेगिस्तान के मार्च, मरुस्थल के मार्च की अपन बात करें या प्रचार की बात करें, तो एक चीज पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक किस समय, ये सर्वाधिक जो है आप लोगों को ध्यान रखना है मार्च से जुलाई तक, जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में क्या होता है, वर्षा का समय हो जाता है, नमी रहती है, नमी में इतनी मिट्टी जो है उड़ नहीं पाती, इसलिए। और मार्च से जुलाई तक जो है शुष्कता ज्यादा रहती है, अप्रैल सबसे शुष्क महीना होता है, तो उस समय सबसे ज्यादा जो है इसका प्रचार देखने को मिलता है। मरुस्थल के प्रचार से इससे ज्यादा आप लोगों को सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, यह ध्यान रख लेना, मार्च से जुलाई के मध्य सर्वाधिक जो है इसका प्रसार होता है, प्रचार प्रसार जो भी आपको वो। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लो, बाप बोल्डर। ठीक है, बाप बोल्डर क्ले के नाम से भी जानते हैं, बाप बोल्डर क्ले के नाम से भी जानते हैं। तो स्पेशली जो है जोधपुर के यहां पे, लेकिन स्पेशली क्या ध्यान रखना है, फलोदी में, फलोदी में फलोदी में ये पूछा जाता है परमो कार्बोनिफेरस युग की जो है चट्टाने, या कह देंगे गोलाश्म चट्टाने या गोलाश्म, वो आप लोगों के बाप बोल्डर कहलाते हैं। बाप बोल्डर क्ले भी कहा जाता है, बाप बोल्डर क्ले भी कहा जाता है। अब बाप देखो, बाप एरिया कहां है, बाप एरिया फलोदी के अंदर ही है, अभी आप लोगों को बताया मैंने, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है पर्बो कार्बोनिफेरस युग की चट्टाने हैं। और यदि पूछ ले कैसी चट्टाने हैं, तो हिमानीकृत चट्टाने हैं। कैसी है? हिमानीकृत चट्टाने हैं, जिनको गोलाश्म मृत्तिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अवशेष मिले हैं, ये बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। स्थान पूछा जाता है जोधपुर और फलोदी, ध्यान में रखना है। बाप एरिया कहां है? फलोदी के अंदर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अब अपने आ जाते हैं, ये शुष्क मरुस्थल वाला आप लोगों के पूरा हुआ। अब आते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो मैं अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है आप लोगों को कम ही पढ़ाता था। क्यों पर कम पढ़ाता था? क्योंकि देखो गग्गर का मैदान नदियों में पढ़ना है, शेखावाटी अंत प्रवाही क्षेत्र पढ़ना है, सिर्फ नागौरी उच्च भूमि जो है वो यहाँ पे पढ़ना होता है, इसके अलावा लूनी बेसिन वो भी जो है अपने वहां पढ़ना है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र को 4 भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहले ध्यान दो, 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा के मध्य स्थित जो क्षेत्र है वो आप लोगों के अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। अब इसके अंदर जैसे कि कौन सा होगा, तो देखो बताओ, इसके अंदर आप लोगों के 25 से 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत वाला क्षेत्र है। ठीक है, 25 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये आप लोगों के कौन सा है, आप लोगों के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये जो मैंने अभी रेड से मार्क किया है वो है आप लोगों के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। 25 से 50 सेंटीमीटर ध्यान में रखना। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा है, गग्गर का मैदान, शेखावाटी अंतःप्रवाह, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसका मैप जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आप देखो शुष्क मरुस्थल अपन ने पढ़ लिया, ये इधर है। ठीक है, और उसमें भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश दोनों ही पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम करती है।
यहाँ पे घग्गर का बेसिन है, ये शेखावाटी बेसिन है, ये आप लोगों के नागौरी उच्च भूमि, और ये है गोडवाड़ बेसिन। तो इससे आप लोगों की चीजें और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। आओ घग्गर के मैदान में। अब घग्गर नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों से उद्गम। अब चूंकि अपन जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है घग्गर, और अपन अपवाह तंत्र के अंदर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेन चीज पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला है, क्योंकि घग्गर नदी भी राजस्थान के 2 जिलों से ही निकलती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और ज्यादा पानी आ जाए तो अपन भेज देते हैं पाकिस्तान के बाढ़ की स्थिति में, तो वहीं पे बाढ़ फैलानी है, ठीक है। और ये घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप लोगों को पूछा जा सकता है, काठी या बग्गी। इस बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी जिसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, वो काठी या बग्गी कहलाती है। और इसका जो बेसिन है, घग्गर नदी का जो बेसिन है, वो नाली के नाम से जाना जाता है। कहां पे? हनुमानगढ़ में। कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर इसे नाली के नाम से जानते हैं। और घग्गर नदी जो है, इसको बताते हैं कि उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां और अंत जो है बटनेर दुर्ग तक होता है। लेकिन ज्यादा पानी आ जाए सूरतगढ़ तक चली जाती है, और ज्यादा आ जाए तो फिर पाकिस्तान के कोट अब्बास तक जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसे मृत नदी, शोतर नदी, राजस्थान का शोक, इन सभी के रूप में जाना जाता है। तो देखो बहुत चीजें हैं नदियों में, तो यहाँ पे इतने इसलिए जो है लिमिटेशन के साथ ध्यान रखना है। अब देखो ये जो है अपने घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर से निकलती है, पोस्ट अब्बास तक चली जाती है, 2 जिले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, शेखावाटी अंतर्वर्ती क्षेत्र, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह यानी कि भूगर्भित जल है, यहाँ पे भी भूगर्भित जल है। अब शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले हैं टाबरों? चूरू, सीकर और झुंझुनू। कौन कौन से हैं? इसका विस्तार चूरू, सीकर और झुंझुनू में है। ये कांतली नदी का आंतरिक अपा क्षेत्र। अब देखो, कांतली नदी का जो अपा क्षेत्र होता है उसे और नाम अलग दिया जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी का नाम कांतली क्यों पड़ा है? क्योंकि काटने का काम करती है। किसको? झुंझुनू जिले को काटती है, इसलिए नाम इसका कांटली। यही राजस्थान में तो नाम यही पड़े, ठीक है। तो इसको कांटली बोल दिया जाता है। यहाँ पे देखो मृदा चूनेदार है, अंदर जो है जमीन के अंदर चूने की परत पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है? चूने की परत पाई जाती है जमीन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चूने की परत पाई जाती है, और अधः स्तर इसका जो है ये मतलब चूने से आवृत रहता है। इसलिए यहाँ पे जो चूने वाले कुएं पाए जाते हैं, यहाँ जो चूने वाले कुएं पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है जोहड़। उन्हें क्या कहते हैं? जोहड़। अब पूछेंगे जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके शेखावाटी के अंदर पाए जाते हैं। और इसका जोहड़ का सबसे गहरा भाग, जोहड़ का सबसे गहरा भाग चोभी कहलाता है। क्या कहलाता है? चोभी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ और बरखान प्रकृति के देखने को मिलते हैं यहाँ पे बालू का स्तूप कैसे? अनुप्रस्थ और बरखान। देखो शेखावाटी में सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं, अभी बताया था, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें बेटा जो है दे रखी है, लेकिन नोट करनी है आप लोगों को। एक्स्ट्रा चीज जो है वो नोट करनी है कि गुरुजी ये वन लाइनर में नहीं दे रखी। ये वन लाइनर में बेटा कहां दे रखी है पता है? ये है अपा तंत्र के अंदर, जहां आपके ये नदियां हैं, जैसे कांतली नदी वाला वहां दे रखा है, जोहड़ आपके मरुस्थल वाले में दे रखा है, ठीक है। शेखावाटी के अंदर बरखान और ये ज्यादा सारी चीज दे रखी है, लेकिन टॉपिक के अंदर जहां जहां ज्यादा रिपीट हो रही है तो फिर बार बार उसको दोहराया नहीं जाता है। और जो एक्स्ट्रा फिर दे रहा हूं उसको नोट कर। वन लाइनर में तो सब चीजें हैं, वैसे उसका नाम ही वन लाइनर है, वो कंसेप्ट का बाप है वो किताब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश। और ये जो मैटर है ये भी अपनी ही पुस्तक का है, ये अपनी जो गाइड आती है डिस्क्रिप्टिव उसका मैटर है। ये मतलब चीजें आपको सारी दी जाती है, अब आप अपने अनुसार चयन करते हो कि आप लोगों के लिए क्या फायदेमंद है। तो उसके अंदर तो कई बच्चे जो है जीजीडी के वन लाइनर पढ़ते हैं, कई बच्चे गाइड पढ़ते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की जो गाइड दी थी और चतुश्रेणी की भी जो गाइड दी थी उसके अंदर ये सारा मैटर दे रखा है। तो आप अपने अनुसार चयन करते हो। अब आप गाइड कोई और लेके आते हो, फिर अपने के वन लाइनर अलग से
लेकर आते हो कि ये एक इनकी भी होनी चाहिए, एक इनकी भी होनी चाहिए। और कई बच्चे क्या करते हैं, गाइड पढ़ते हैं पहले पूरी डिटेल में, हम सब तरीके से सुविधाएं देते हैं, उसके बाद में रिवीजन के लिए और बढ़िया तरीके से बार बार दोहराने के लिए वन लाइनर पढ़ते हैं। वन लाइनर का सबसे बेस्ट काम ही ये है कि वो रिवीजन को बहुत तेज गति देती है, ठीक है, और सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो यह चीजें है, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब नागौरी उच्च भूमि, इसका विस्तार नागौर जिले के लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश के मध्य देखने को मिलता है। यानी कि ये तो देखो लूणी बेसिन हो गया और ये शेखावाटी प्रदेश हो गया, यानी नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र का है, नागौर वाले क्षेत्र में ही है। फिर देखो यहाँ की मृदा जो है वो लवणीय है और सोडियम क्लोराइड के कणों की उपस्थिति के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक है, इसलिए NaCl, इसको क्या बोलते हैं, NaCl। NaCl के कारण नागौर और डीडवाना के अंदर जो है बड़े ज्यादा है खारे पानी की झीलें, जैसे डीडवाना, कुचामन डीडवाना, डेगाना, कुचामन नावा, ये सारी झीलें हैं। और यहाँ पे देखो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसको बांका पट्टी भी बोलते हैं और जिसको क्या बोला जाता है, हंच बैक बेल्ट। कई बच्चे क्या है ये समझते हैं कि गुरुजी से वन लाइनर लिखते हैं। वन लाइनर इसलिए ज्यादा चर्चित है क्योंकि वो विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा फेवरेट किताब है। बाकी मैं डेस्क्रिप्टिव किताबें जब जैसे वैकेंसी आती है, इस बार सिर्फ रीट मेंस की नहीं निकाली अपन ने डेस्क्रिप्टिव, बाकी जो भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव गाइड ही देते हैं। और ये जो मैटर आप देख रहे हो डेस्क्रिप्टिव गाइड का है। और वन लाइनर होता है कि उसमें से नोट्स कैसे बनाए जाए, वो पैटर्न पे वन लाइनर आती है। अब बच्चे क्या करते हैं, हमें नोट्स ही बनाने, तो सीधी इसीलिए वो सबसे ज्यादा चाहिए जाती है बच्चों के। तो ध्यान ही वही रहता है, गुरुजी के वन लाइनर वाले गुरुजी, यहाँ फेमस कर दियो, ब्रांड बना दियो, थे खुद ही बनायो। जबकि ये सारी चीजें जो है डिटेल में भी उपलब्ध करवाई जाती है आप लोगों को, आप खुद देख सकते हो। सेकंड ग्रेड की किसी के पास में, बच्चे के पास अपनी गाइड होगी तो वो देखेगा कि हाँ गुरुजी ये मैटर उसके अंदर दे रखा है पूरा का पूरा, सवाल कहीं से बाहर नहीं जाने। अब आप अपनी तरफ से अपनी शैली के अनुसार चयन करते हो, हमने यही कह रखा है, जिसकी जैसी शैली वैसी आप पढ़ लीजिए, बेस्ट चीज आप लोगों को हम दे देते हैं। फिर देखो नागौर और अजमेर के मध्य स्थित ये अधिक है। देखो इसकी स्थिति पूछेंगे तो नागौर और अजमेर के मध्य है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यहाँ क्या है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है इससे। तो यहाँ पे जो है इनकी कुबड़ निकल जाती है, यानी कि झुक के चलने लगते हैं, कुबड़ निकल जाती है। इसलिए ध्यान रखना, फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, और जिसके कारण फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अजमेर और नागौर ध्यान रखना। और इसमें भी आसरवा गांव है एक, कौन सा, आसरवा गांव है नागौर का। यह आसरवा गांव जो है सर्वाधिक प्रभावित गांव है इससे, जो कुबड़ पट्टी से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है, आसरवा गांव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधा सीधा पूछा गया कि लूणी बेसिन जो है गोडवाड़ प्रदेश किसके नाम से जाना जाता है, तो लूणी बेसिन। इसका विस्तार क्या है, देखो पाली, जालौर, सिरोही के अंदर ये क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है और ये लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है। इसमें ग्रेनाइट पहाड़ियां, जालौर पहाड़ियां और शिवाना हिल्स स्थित है। अब देखो ये इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, और ये काला भूरा डूंगर वाला प्रश्न बना था, और जब बना तो हमें बड़ा आनंद आया था, क्योंकि हमने ये चीज जो है गाइड के अंदर दे रखी थी। और जब ऐसा प्रश्न जो बाकी जगह कम देखने को मिलता है और अपने पढ़ाए हुए में से देखने को मिलता है, तो आनंद खुशी अलग होती है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियां है ये, और इस भू क्षेत्र की वनस्पति के अंदर देखो किसके अंदर, अपने अर्ध शुष्क की बात हो रही है। अर्ध शुष्क के अंदर बबूल, फोग, खेजड़ा, कैर, बेर, सेवण, घास आदि आती है, क्योंकि मरुस्थलीय वनस्पतियां है ये। और प्रमुख फसलें कौन सी है, मोठ, बाजरा, ग्वार, सभी खरीफ की फसलें। बाजरा सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना, मोठ, ग्वार आदि इनका सर्वाधिक उत्पादन भी इन्हीं क्षेत्र के अंदर होता है। अब ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। काला भूरा डूंगर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन सवालों पे। आज की ये जो क्लास है बहुत जबरदस्त कंसेप्ट वाली क्लास हुई है, क्योंकि सारी चीजें देखो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। ठीक है, हाँ हाँ, एसएसटी की थ्योरेटिकली दी है, एसएसटी की वन लाइनर नहीं आएगी। रीट एसएसटी की और L1 सब्जेक्ट वाली दोनों ही गाइड ही दी है, थ्योरेटिकल ही दी है पूरी तरीके से। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, बताइए।
तो इसके अंदर क्या आएगा, जोहड़। अब देखो पढ़ा हुआ आप लोगों के कितने आप लोगों को याद है वो चीज देखो, क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। आक, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली, झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति किस भूभाग में पाई जाती है? तो बताओ, उप आर्द्र भूभाग में, आर्द्र जलवायु में, अति आर्द्र में, या अर्ध शुष्क जलवायु में? तो अब भी जस्ट अपन पढ़ के आए हैं कि अर्ध शुष्क जलवायु या शुष्क जलवायु के अंदर ये वनस्पतियां पाई जाती है। नंबर 4 सही है। पवनों की दिशा के समकोण, देखो मैंने कहा समकोण से प्रश्न बनता है। समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, तो देखो जब मैंने कहा प्र लिखते हैं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसमें क्या आएंगे, अनुप्रस्थ आएंगे। अब बरखान भी एक तरीके से किसमें, इसमें चले जाते हैं अनुदैर्घ्य में, ये चीज बताई है, तो इसलिए ध्यान रखना अनुप्रस्थ आएंगे यहां, ठीक है। मरुस्थल का मार्च किस दिशा का अनुसरण कर रहा है? अब बताओ किस दिशा का कर रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आया सवाल निकल के, इस तरीके से बनते हैं सवाल। थार का घड़ा कहा जाता है, किसे कहा जाता है थार का घड़ा? चांदन नलकूप को कहा जाता है, लाठी सीरीज में जो पाया जाता है, ठीक है। फिर देखो अपने कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है, तो वो कौन सी है? वो है 25 सेंटीमीटर। 50 नहीं है, 50 राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और 25 सेंटीमीटर शुष्क और अर्ध शुष्क के रूप में रेगिस्तान को यानी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट, इसी के साथ में ये क्लास आप लोगों की पूरी हुई। जो बच्चे कह रहे हैं ना बार बार, जिनको पता नहीं है कि वन लाइनर क्या है, वन लाइनर क्या है, वो ये है किताबें आप लोगों के, और बेस्ट है सबसे ये है, यानी ये इस तरीके से लिखी हुई है कि फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और डेस्क्रिप्टिव जो गाइड आती है उसमें आप लोगों को सारी डिटेल मिलती है, जैसे मैं कंसेप्ट क्लास में समझा रहा हूं वो चीजें वहां से डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये चीजें तो आप अपनी शैली के अनुसार चयन करें, लेकिन मैं भी सजेस्ट विद्यार्थियों को वन लाइनर ही करता हूं, क्योंकि उसमें क्या है, संपूर्णता ही है एक तरीके से, कि वो उसका रिवीजन बहुत जल्दी होता है, वो बहुत जल्दी सिलेबस से कवर कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, इसलिए विद्यार्थियों की पसंदीदा भी है और आप लोगों के पास में ये इनमें से होनी चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को साथियों यहीं पे संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। हाँ, पीडीएफ को कर देते हैं अपने सेव, नहीं तो फिर पीडीएफ रह जाएगी आप लोगों के। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले सत्र के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।